नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? देखो, रक्त परिसंचरण चरण तंत्र की समाप्ति करके हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में मैंने थोड़ा सा शुरुआत में मोटा मोटा बताया था कि क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र और किसने इसकी खोज की थी और कैसे कैसे ये कार्य करता है। कौन थे इसके फाउंडर एंडोक्राइन सिस्टम के? थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। देखो, नाम से क्लियर है, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। जैसे अंदर ही स्त्रावन करने वाला तंत्र। शरीर का जो भाग हम छू सकते हैं उसे भौतिक भाग, जो बाह्य भाग है उसको हम छू सकते हैं, आंतरिक भागों को हम छू नहीं सकते। तो अंदर की तरफ, अंदर ही जो चीजें स्रावित होती हैं, उन सब चीजों से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि ग्रंथियों की परिभाषा बताई कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावण करता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया हार्मोन क्या होते हैं। देखो, एंजाइम बताए थे। जो हार्मोन तो होते हैं विषम ग्रंथियों से रिलेटेड। जो कौन होते हैं हार्मोन? विषम ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया गया पदार्थ। और एंजाइम होता है जो सम ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया गया पदार्थ। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। हार्मोन की परिभाषा क्या बताई थी कि इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? उद्दीपन का, स्टिमुलेट करने का, उत्प्रेरित करते हैं चीजों को। और उसके बारे में बताया था छोटा छोटा कि हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, एमिनो एसिड और स्टीरॉयड और लिपिड के बने होते हैं, दूर अंगों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसके अलावा रक्त के थ्रू पहुंचते हैं और अपनी क्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये हार्मोन के बारे में मोटी मोटी बातें थी। अब कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी ग्रंथियों द्वारा रिलीज होते हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो किन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ग्रंथियों की भी परिभाषा बताई थी। उसके बाद ग्रंथियों के प्रकार बताए थे। कुल मनुष्य के शरीर में 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी थी? पिट्यूटरी, उसके बाद पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। उसके बाद कौन सी थी यहाँ पे पाई जाती है? पेनक्रियाज और ओवेरी। ओवेरी से जस्ट ऊपर एड्रिनल, ओवेरी और टेस्टोस्टेरोन। ये 4 ग्रंथियां थी। यहां तक क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज हार्मोन की परिभाषा बता दी थी। सबसे पहली ग्रंथि के बारे में कौन सी है? सबसे पहले ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है ऑलमोस्ट, क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या करती है? लगभग 8-9 हार्मोन है, 9 हार्मोन रिलीज करती है पीयूष ग्रंथि। और वो 9 हार्मोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए। इस वजह से इसको क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहां से एग्जामिनर ऑलमोस्ट क्वेश्चन पुटअप करता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये कहाँ स्थित होती है, क्या इसके अन्य नाम है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, स्पिनोइड बोन एक हड्डी है। स्पिनोइड बोन की सेला टसिका गुहा में स्पिनोइड बोन, देखो जैसे ये हाइपोथैलेमस, मैं आपको चित्र बना रहा हूं। ये हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स का चित्र है। ये हमारे न्यूरॉन्स, ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे सिग्नल पहुंचता है बॉडी में, कैसे हम किसी भी चीज को सेंस कर पाते हैं, कैसे हमारा कार्य करता है, सब माइंड कार्य करता है, सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां एक सेला टसिका गुहा होती है स्पिनोइड बोन की, और
ये मस्तिष्क की अग्रपाली है, ये इसको पश्चपाली बोलते हैं, जो पीछे की तरफ स्थित होती है पश्चपाली। ये होती है मध्यपाली और ये होती है अग्रपाली। पाली का मतलब हिस्सा, अग्र भाग, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको? ये कहां स्थित होते हैं? सेलाटेसिका गुहा में। स्पिनोइड बोन, इस जगह का नाम है हाइपोथैलेमस के स्पिनोइड बोन के सेलाटेसिका गुहा में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ये मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक है। कैसी होती है? मटर के दाने के आकार की। और इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। बहुत सारी दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करने की वजह से इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। हाइपोथैलेमस आपने कभी सुना होगा, जैसे हमारे को कभी ज्यादा भूख लग जाती है, कभी भूख नहीं लगती। पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए या किसी बंदी के लिए स्पेशल फीलिंग्स होती हैं। क्या होता है, सभी मनुष्य दिखने में एक जैसे होते हैं पर किसी के प्रति लगाव ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं पर्टिकुलर उस बंदे के लिए। तो अफेक्शन का, स्नेह का, भूख लगने का, प्यास लगने का सारा जो कार्य कंट्रोल करने का वो हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। तो हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है। ये हम जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और चूंकि वैसे मास्टर ग्रंथि बोला तो हाइपोथैलेमस को जाता है, पर हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों ऑप्शन में हो तो अब तो आपको हाइपोथैलेमस आंसर करना है। ऐसा होगा नहीं, जनरली होगा तो एक ही एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कम बनाते हैं जिनसे क्या बीच में क्लैश हो और मामला क्वेश्चन को डिलीट करने तक पहुंचा जाए। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूसरी अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। अब कौन सी अन्य दूसरी ग्रंथियां? देखो, ओवेरी, टेस्टिस, और उसके बाद एड्रिनल और थायराइड, ओटी-एटी। बस ये ध्यान रखना आप। तो ओटी-एटी, ओटी-एटी, ओवेरी, टेस्टिस, एड्रिनल, थाइमस, ओवेरी, टेस्टिस, एड्रिनल और थाइमस, इन ग्रंथियों को कंट्रोल करने के कारण। अब इन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इनका जो कंट्रोल होता है वो पीनियल ग्लैंड पे होता है। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। कहां स्थित होती है? मैंने आपको बताया कि कहां होती है? हाइपोथैलेमस में। और इस जगह का नाम वैसे स्पेसिफिकेशन होता आ जाता है बायोलॉजी में, कई बार वैसे कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, फिर भी पूछ लिया जाएगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां? सेलाटेसिका गुहा में स्थित होती है। बस ये बात ध्यान रखना आप। तो अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि यहां से मध्य भाग से तो जो हार्मोन निकलता है उसका नाम, पश्चिम भाग से हार्मोन निकलता है उसका नाम, और अग्र भाग से हार्मोन निकलता है उसका नाम। तो पश्चिम भाग के हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखो, एक लाइन है, आप बोलते हो ना कि आगे का दरवाजा बंद है, पीछे से आजा, पीछे से आओ। तो पीछे से आओ, पीछे से आओ हार्मोन निकलता है। और कौन से हार्मोन होते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रमुख 9 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उनमें एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? प्रमुख 9 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है। सोमेटो का अंतरराष्ट्रीय वर्ड किसके लिए है? सोमेटो अंतरराष्ट्रीय वर्ड है हमारे शरीर के लिए, काया के लिए। ट्रोपिक का मतलब होता है ग्रोथ करना, और हार्मोन ऐसा हार्मोन जिसके रिलीज से हमारा शरीर ग्रो करता है। आपने देखा नहीं कभी, हम रोटी तो रोज खाते हैं, खाना तो रोज खाते हैं, पर एक निश्चित समय के बाद हमारी जो हाइट है वो रुक जाती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? एक लिमिटेड लेंथ तक हमारे हाथ ग्रो करते हैं, बॉडी ग्रो करती है, उसके बाद रुक जाती है। खाना तो सब रोज खाते हैं, जैसे बड़े होते गए और रोज खाना खा रहे तो बड़े होना चाहिए शरीर में, पर ऐसा नहीं होता है। जिनमें इस हार्मोन की कमी होती है उनमें अलग बीमारियां होती है। कम रिलीज हो रहा है वो बौनापन, अधिक रिलीज हो रहा है महाकायता, भीमकायता, ऐसी बीमारियां होती है। इनके बारे में बताया जाएगा। ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है,
ग्रोथ हार्मोन के बाद में स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उद्दीपन हार्मोन। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। FSH LSH क्या है, ये प्रमुख पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि यहां तक क्लियर है आपको? क्या क्या मैंने बताया मोटा मोटा इसमें कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, भूख प्यास को, शरीर के अंदर हमारी जो उत्तेजना होती है, जैसे आपने कामुकता उत्पन्न होती है, उसको पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ओवेरी, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल और थाइमस, 4 ग्रंथियों को भी यही कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आई थिंक ये बातें क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला सबसे पहला हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात आप मार्क कर लो। और आपको अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया और आपने गलत किया है तो फिर मतलब बहुत गलत बात है, क्योंकि ये इतनी आसान चीजें हैं जिनको बस चुटकियों में याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखो ये जब हार्मोन रिलीज होता है, आपको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव होता है, वो किस वजह से होता है? इस हार्मोन के रिलीज होने के कारण होता है। किसी को दादा से ज्यादा लगाव, मम्मी से, पापा से, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिलीज उसमें ज्यादा हो रही है। तो व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव, किसी से हमें प्रेम होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, वो किस वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। आपने कई बार देखा होगा कि एक जो भैंस होती है, भैंस के जो दुग्ध को, जो स्तन होते हैं उनसे दुग्ध निकलता है, तो उनमें जैसे मान लो दुग्ध कोशिकाएं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं भैंस के अपन, और उस इंजेक्शन के बाद क्या होता है कि भैंस वो दूध देने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? उन दुग्ध ग्रंथियों को क्या पिचकाता है, और उसके पिचकाने से क्या होता है? वो दूध बाहर आता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, दूध ग्रंथियों को यहां से पिचकाया जाएगा, यहां से पिचकाया जाएगा, तो दूध निकलेगा। तो इस वजह से इसको क्या, व्यक्ति विशेष के प्रति स्नेह होने के कारण इसको बोलते हैं प्यार का हार्मोन। ठीक है, दूध निकलवाने के कारण इसको बोलते हैं दूध का हार्मोन। ठीक इसी प्रकार जब महिलाओं के प्रसव पीड़ाएं होती हैं, लेबर हार्मोन, लेबर रूम होता है प्रसव का कमरा जहां महिलाओं की क्या डिलीवरी होती है, तो उसके दौरान क्या होता है? जब उन्हें जैसे दर्द होने लगता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। उस हार्मोन से क्या होता है? बच्चे के सर पे जैसे भी, या फिर अपोजिट साइड है, तो उन कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर लगता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से फेमस क्वेश्चन ये बनते हैं कि प्यार का हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दुग्ध का हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसे प्यार का हार्मोन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था RS में। इसे प्यार का हार्मोन, बर्थ का, जन्म का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, इसके अलावा गर्भपात का हार्मोन, भी बोला जाता है। दूध का हार्मोन, मिल्क हार्मोन। ठीक है, लेबर हार्मोन, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन किसको बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोला जाता है। कईयों के जैसे अनवांटेड डिलीवरी, अनवांटेड बच्चा हो जाता है, कईयों के जैसे
वो नहीं चाहते कि जैसे अनचाहा गर्भ होता है तो उसका गर्भपात करवाने के लिए भी इस हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। माना किसी महिला का जैसे अगर बलात्कार हो गया हो या फिर कोई अनिच्छुक बच्चा हो, ऐसी कोई लेडीज जो उस बच्चे को नहीं चाहती हो और उसे क्या गर्भपात करवाने की स्थिति तक जाना पड़ सकता है। तो ये होते तो कार्य कोर्ट के परमिशन के बाद केवल सरकारी डॉक्टरों के द्वारा ही होते हैं। पर आपसे तो बस साइंस में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि गर्भपात का हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोला जाता है। ठीक है, और इसका संश्लेषण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन सी जगह? सेला टैसिका गुहा में, स्पिनोइड बोन की सेला टैसिका गुहा में। उधर क्या? पीयूष ग्रंथि। यहां तक क्लियर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना कि प्यार का हार्मोन, दूध का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करो इसको। ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद हाइपोथैलेमस के द्वारा जो दूसरा प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा निकलता है? एक और क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया था रोगम। रोगम क्या है? रोगम एक प्रकार का इंजेक्शन है। वो किस स्थिति में दिया जाता है? देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब मैं आपको रक्त पढ़ा रहा था, ब्लड पढ़ा रहा था, कि डी एंटीजन के बारे में मैंने आपको बताया था। डी एंटीजन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? कि वह मनुष्य जिसकी कोशिका पे, ये देखो किसी की आरबीसी है, आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन ए या बी, अगर मान लो उसकी किसी मनुष्य की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता तो उसका रक्त समूह ए था, बी एंटीजन पाया जाता तो उसका रक्त समूह बी था। दोनों के अलावा अगर कोई सा एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसका रक्त समूह ओ था, और अगर ए बी एंटीजन दोनों पाए जाते तो उसका रक्त समूह ए बी थे। ठीक है, एक अन्य एंटीजन था जो डी एंटीजन, पहली बार मकाकारिसस के बारे में खोजा गया था। मकाकारिसस के अंदर खोजा गया था। किसने खोजा था? वीनर और विलियम हार्वे ने। ध्यान रखना, नहीं, वीनर ने खोजा था। ठीक है, स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, तो जिस भी मनुष्य में अगर डी एंटीजन नहीं पाया जाता, डी एंटीजन नहीं पाया जाता और वह डी एंटीजन पाए जाने वाले मनुष्य से शादी करता है, सपोज अगर ए एंटीजन वाला व्यक्ति, ए पॉजिटिव एंटीजन वाला व्यक्ति बी एंटीजन नेगेटिव वाले व्यक्ति से शादी करता, तो जो उनके बच्चे की जो मौत थी वो क्या? दूसरे बच्चे की मौत गर्भ में हो रही थी। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक इंजेक्शन दिया जाता है, रोगम, रोगम के नाम से इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी डी कोगुलेशन इंजेक्शन। ऐसा क्यों होता है? आप देखो, जिसकी भी सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है वो बी एंटीजन नहीं पाए जाने वाले व्यक्ति से शादी कर लेगा, तो क्या होगा? आरबीसी उस पर क्या ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी पाई जाएगी और वो आरबीसी आपस में चिपक जाती है। आरबीसी आपस में चिपक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया परस्पर एग्लूटिनेशन कहलाती है, रक्त का समूहीकरण। उसमें क्या होगा? आरबीसी का थक्का बनने लग जाएगा, रक्त की कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। कौन कौन सी? आरबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा अलग हो जाएगा। तो खून का पानी पानी, आपने कभी सुना होगा कि खून का पानी बन गया, वो इस वजह से होता है। और उसे निष्क्रिय करने के लिए जो लगने वाला इंजेक्शन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, रोगम क्यों फेमस है? एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, इसको रोगम के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की शरीर में या फिर जो मवेशी होते हैं, मवेशी के जो शरीर है उनसे दूध नहीं निकलता है, तो स्टिल बेस्ट्रोल नाम का एक इंजेक्शन है। एक तो रोगम याद रखना आप, रोगम, और एक याद रखना स्टिल बेस्ट्रोल, स्टिल बेस्टोल, स्टिल बेस्टोल। स्टिल बेस्टोल किस वजह से दिया जाता है? दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। यह है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, मात्रा बढ़ाने के लिए मवेशियों में लगाया जाता है, मवेशियों में लगाया जाता है, लगाया जाने वाला इंजेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
इसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो स्टिलबेस्टोल क्या चीज है? स्टिलबेस्टोल क्या चीज है? मवेशियों में दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला प्रमुख इंजेक्शन है। रोगम क्या है? रोगम एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन है, जो जिस भी मनुष्य, अगर कोई डी एंटीजन वाला मनुष्य, डी एंटीबॉडी वाले, डी ए पॉजिटिव वाला अगर ए नेगेटिव से शादी कर लेता है, उसके लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन है प्रमुख, रोगम और स्टिलबेस्टोल, ध्यान रखना। अब उसके बाद दूसरा प्रमुख हार्मोन कौन सा है? उसके बाद पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला दूसरा प्रमुख हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो, मैंने आपको एक शब्द बताया था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां क्या आ रहा है? लेक्ट शब्द आ रहा है। देखो, तो जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूध के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द लेक्टिन है, लैक्टोज है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है। लेक्ट दूध के लिए नाम है, पर्टिकुलर दूध के लिए नाम लेक्ट है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लैक्टिन हार्मोन, तो जैसे ही प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में क्या होता है? महिला के हार्मोन रिलीज होता है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि से, कि अब स्तन कोशिकाओं को संकेत जाता है कि आप है ना दुग्ध का निष्कासन करें, दुग्ध का निर्माण करें। तो इसको क्या लैक्टोजेनिक हार्मोन या मदर हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन कब होता है? जब एक महिला मां बन जाती है। तो मदर जनन या मदर हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन या मदर हार्मोन भी कहते हैं, मदर हार्मोन भी कहते हैं। ये बात क्लियर है यहां तक? ये लैक्टोजेनिक हार्मोन और मदर हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन इस वजह से बोला गया कि क्योंकि इसका निर्माण, दूध का निर्माण कब होगा? जन्म के बाद। ठीक है, तो इस वजह से इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखना आप। यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, बस ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जब मनुष्य भोजन तो रोज ग्रहण करता है, पर एक निश्चित समयावधि में निश्चित हाइट तक ही बढ़ पाता है। ऐसा क्यों संभव है? ऐसा इस वजह से संभव है कि जब मनुष्य बड़ा होता है तो एक निश्चित टाइम के बाद में मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है कि बस इस अंग का जो अधिकतम विकास था वो हो गया है, इसे यहीं पे रोका जाए। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, हर साइंस बहुत ही इजी है, उसके नाम में उसका मतलब छुपा होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। एक बात ध्यान रखना, ये न्यूरॉन्स, ये अग्रपाली थी, ये पश्चपाली, ये मध्यपाली और अग्रपाली। M से जो स्टार्ट होता है वो हार्मोन मध्य से निकलता है, बाकी के सभी हार्मोन अग्रभाग से निकलते हैं, और AO पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना बस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और M नाम से कौन सा हार्मोन स्टार्ट होता है? मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेटोनिन निद्रा का हार्मोन होता है। मेलामिन रंग का निर्धारण करता है। जैसे अगर किसी के मनुष्य का रंग ज्यादा अधिक गहरा है तो उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, और जिनमें अनुपस्थित होता है उनका रंग सफेद होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, ठीक है, यूरोपियंस हैं, उनमें मेलानिन की कमी होती है। और मेलेटोनिन निद्रा का हार्मोन है।
ध्यान रखना बस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है, इसको STM, सोमेटोट्रोपिक एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन यही आता है, हार्मोन भी कहते हैं, भी कहते हैं। एस का मतलब होता है सोमेटो, सोमेटो अंतरराष्ट्रीय वर्ड है किसके लिए? बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। सोमेटोट्रोपिक, ट्रोपिक का मतलब होता है ग्रोथ करना, वृद्धि करना, और हार्मोन का मैंने आपको मतलब बताया है कि किसी भी चीज को स्टिमुलेट करना, उद्दीपन करना, प्रसारित करने में प्रमुख जिसकी उपयोगिता होती है, भागीदारी होती है। और इनके कार्य कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। बस ये बात, छोटी सी बात है हार्मोन के बारे में, ध्यान रखना कि किसी भी चीज का अगर संचालन करना है, किसी भी चीज को स्टार्ट करना है, तो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम भी कार्य करते हैं, पर एंजाइम जो आप एंजाइम की क्लास देखना, मैंने पढ़ाया था पहले एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, उनका अलग तरीके से कार्य होता है, ठीक है। अब देखो, जिसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन है, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, कोई भी चीज निश्चित मात्रा में हो रही है तो ठीक है। सपोज अगर किसी मनुष्य के अंदर इसकी कमी है, ये प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। एक जैसे कोई आदमी, बच्चा है, बच्चे में अगर कमी हुई तो अलग बीमारी होगी, बड़ा अगर बच्चे में अधिकता होगी तो अलग बीमारी होगी, वयस्क में अगर कमी हुई तो अलग बीमारी होगी, और वयस्क में अगर अधिकता हुई तो अलग बीमारी होगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। बच्चों में GH की कमी से प्रमुख रोग, अगर इसकी कमी रही हार्मोन की तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बोनापन, 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 ड्वार्फिज्म। ठीक है, एक तो ड्वार्फिज्म होता है, एक मिड गेट्स होता है। दो शब्द होते हैं, ड्वार्फिज्म भी बोनापन होता है, मिड गेट्स भी बोनापन होता है। मिड गेट किसको बोला जाता है? जो सर्कस के बोने हैं, ये ध्यान रखना आप। मिड गेट्स होते हैं सर्कस में जो बोने होते हैं, छोटे लोग, उनको मिड गेट्स बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, SSC की अगर कोई तैयारी करता है तो उसमें इंग्लिश में पूछा गया वर्ड है मिड गेट्स किसके लिए फेमस है। और अगर अधिकता आती है तो उसको बोलते हैं, बच्चों में अगर कमी तो बोनापन, और इस हार्मोन की अधिकता, अधिकता से कौन सा रोग होता है? अधिकता से महाकायता, महाकायता या भीमकायता, भीमकायता। आपने नहीं देखा कई बार दाढ़ी मूछ भी नहीं आती, बच्चों की हाइट 6.5-7 फुट तक होती है, बहुत हेल्दी होते हैं, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन अधिक रिलीज होने लग जाता है। ये तो था बच्चों में। वयस्कों में कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, सीमंड रोग और एक्रोमेगेली रोग किससे होते हैं? सीमंड और एक्रोमेगेली। वयस्कों में कमी, वयस्कों में कमी से और अधिकता से। ये इंपॉर्टेंट करना भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है। सीमंड रोग, सीमंड रोग, सीमंड रोग, ध्यान रखना, सीमंड रोग। वयस्कों में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? सीमंड रोग। आपसे वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीमंड रोग। सीमंड रोग किसकी कमी से होता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी से। ग्रोथ हार्मोन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? सीमंड रोग। कुछ भी पूछा जा सकता है, रोग देके ग्रोथ हार्मोन की कमी पूछ लेंगे, हार्मोन की कमी देखे हार्मोन देके और रोग पूछ लेंगे, तो दोनों तरफ से आपको याद करना। अधिकता से एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना।
अब उसके बाद अगला जो हार्मोन है, दो हार्मोन हो गए अपने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, और तीसरा हो गया ग्रोथ हार्मोन। तीन हार्मोन हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला जो हार्मोन है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो आपने देखा, हम पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद एक पीते ही हमारे खाना जैसे खाते हैं तो आहार नाल में पूरा जाता है, पचता है, उसका अलग प्रोसीजर है, ग्रसिका, ग्रसनी, ग्रहणी, उसके बाद अलग अलग मैंने बताया था कि पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत, पोलस कायम कायल भोजन की अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। मुख में भोजन, अमाशय में भोजन, छोटी आंत में भोजन, वो चीजें मैंने आपको पाचन तंत्र में पढ़ाई है अच्छे से। पाचन तंत्र पढ़ा दिया, हाँ पाचन तंत्र में पढ़ाई है, ध्यान रखना, वो पढ़ लेना। पर क्या होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक, देखो नाम से क्लियर है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज के विपरीत, डाई यूरेटिक, यूरेटिक। यूरोलॉजी क्या होती है? यूरोलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मूत्र का अध्ययन किया जाता है, यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होती है? न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो एंटी इसके विपरीत, यूरिन के विपरीत, वह हार्मोन जो हमें बार बार पेशाब करने से रोकता है, वह हार्मोन जो रक्त का जल का नियमन करता है, उसको स्टोर रखता है, दोबारा स्टोर करवाता है, दोबारा ऑब्जर्व करवाता है। तो इस हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। बालकों अगर ये हार्मोन नहीं होता तो हमें जैसे ही पानी पीते हमें वॉशरूम जाना पड़ता, जैसे ही पानी पीते वॉशरूम जाना पड़ता, रुक ही नहीं पाता। किडनी ने रिफ्रेश किया, उसके बाद वापस अवशोषण करवाया जाता है, किसका? यूरिया का और जल का, किसके द्वारा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से। देखो सोडियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है हमारे जैसे बॉडी में सोडियम का, यूरिन का, जल का पुनर्अवशोषण करवाता है, किडनियों से पुनर्शोधन करवाता है। और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उस पे रक्त दाब का जो नियमन है वो भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था, वेसोप्रोसिन, वेसोप्रिन, ब्लड वेसल्स, वेसल्स से बना वेसोप्रिन हार्मोन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सोडियम का जो अवशोषण होता है वो क्या करता है? रक्त दाब का नियमन करता है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में, ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ चीजें लिखा देता हूं। ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये सिंपल क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। यह है रक्त दाब का नियमन करता है, नियमन करता है। रीफिल्टर ब्लड को कौन करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ही करता है। तो यह है रक्त का अवशोषण व पुनर्शोधन, ठीक है, करता है। इसके साथ ही सोडियम का, यहां तक क्लियर है? जल का अवशोषण करता है और सोडियम और जल का पुनरावशोषण, दोबारा अवशोषण करता है। यह रक्त व सोडियम का, सोडियम की वजह से ही रक्तदाब का नियमन होता है, ध्यान रखना भाई। सोडियम का पुनरावशोषण,
अब देखो, इस हार्मोन की अगर किसी की कमी होगी, इसका प्रमुख कार्य क्या, हमारे बार बार यूरिन आने को कंट्रोल करता है। किसी के बार बार पेशाब आ रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, एडीएच करता है। अब वो लंबे टाइम तक अगर कंट्रोल कर रहे हो तो इस हार्मोन की वजह से। वे आदमी जिनमें इसका श्रावण प्रॉपर नहीं हो रहा, ये रिलीज नहीं हो रहा, तो उनमें क्या होगा, वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ेगा। तो इस बीमारी को अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें जिन भी व्यक्तियों में, लोगों में इसकी कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसे एक डिजीज होती है, डायबिटीज इंसिपिड्स। ठीक है, उदक में, मधुमेह नहीं, उदक में। उदक में एक तो होता है उदक में, एक होता है मधुमेह। एनालिड्स और इंसिपिटीज, मधुमेह। ठीक है, ये दो अलग बीमारी होती है। उदक में के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदक में के अंदर क्या होता है, उदक में के अंदर क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके अंदर एनटीएच हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होता, तो बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है, तो उसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिड्स। डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इंसिपिड्स, उसको हिंदी में उदक में बोलते हैं। डायबिटीज एनालिट्स नहीं है, उसको मधुमेह बोलते हैं। वो इंसुलिन प्रॉपर, इंसुलिन हार्मोन होते हैं, जब हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, तो अग्नाशय के अंदर रिलीज होता है, लैंगरहैंस डिप से निकलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन का इलाज भी बताएंगे कैसे होता है। मधुमेह किसकी वजह से, इंसुलिन की प्रॉपर कमी की वजह से, जिसका श्रावण प्रॉपर नहीं होता है। उदक में एडीएच की कमी की वजह से होता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कि इसकी कमी से, इसकी कमी से मनुष्य में उदक में है, उदक में है, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इंसिपिड्स, इंसिपिड्स रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बस डायबिटीज दिखते ही आप तो उसको इंसुलिन कर दोगे कि इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो डायबिटीज अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका क्या कार्य होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या कार्य होता है, जैसे आपने देखा कि प्रतिमाह महिलाओं के मीनार की आती है, मासिक धर्म जिसको बोला जाता है। ठीक है, मासिक धर्म है ना। और जो मनुष्य होते हैं उनमें शुक्राणु का और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक माह एक अंडाणु बनता है, और उसकी जो, जैसे आपको मीनार्की के बारे में पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा डिटेल में, पर अंडाणु का उत्सर्जन, एक अंडाणु का संश्लेषण, संश्लेषण को कौन प्रमोट करता है, संश्लेषण मतलब निर्माण को कौन बढ़ावा देता है, एक उत्सर्जन को। ठीक है, सेक्रेशन को, रिलीज करने को कौन बढ़ावा देता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, जबकि पुरुषों में शुक्राणु को, किसको, शुक्राणु को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब कुछ गोलियां आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएं कुछ गोलियां लेती हैं, उनको ओसीपी गोलियां बोला जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसीपी का प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को रोकती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हिंदी में क्या बोला जाता है, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन महिलाओं में क्या कार्य करता है, महिलाओं में, महिलाओं में और